मेरा नाम दिलीप सिन्हा है। मैं देवभूमि झारखंड न्यूज़ की ओर से आज यहाँ पर बोले नेताजी में इंटरव्यू करने आए हैं। हमारे साथ हैं श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, जो करीबन 55 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। लंबा इनका राजनीतिक करियर है और बेदाग है। झारखंड की राजनीति में गिने चुने राजनीतिक है जिन पर कभी किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप और कोई दाग नहीं लगा, तो वो हैं श्री PN सिंह जी। आज धनबाद विधानसभा, जिसको आप भाजपा के गढ़ के रूप में देखते हैं, वहाँ से पहली बार भाजपा के विधायक बनने का सौभाग्य भी श्री PN सिंह साहब को है। और ये लगातार इन्होंने छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया और छात्र राजनीति के बाद ये लगातार 3 बार वार्ड पार्षद रहे धनबाद शहर से, और इन्होंने धनबाद विधानसभा से 3 बार ये विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से। इसके बाद लोकसभा चुनाव लड़े धनबाद से और लगातार 3 बार धनबाद के सांसद रहे। अपने जीवन में एक बार जब ये चुनाव जीते, उसके बाद ये कभी चुनाव नहीं हारे। लगातार 3 बार चुनाव जीतने के बाद इस बार ये भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में नहीं थे। इनका आशीर्वाद भाजपा प्रत्याशी को मिलता रहा। झारखंड में 2 बार आप मंत्री रहे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, और ऐसे नेता रहे जिनका राजनीति में कोई शत्रु नहीं रहा और हर दल के लोग इनका सम्मान करते हैं। आज हम इनसे इनके राजनीतिक जीवन पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कोयलांचल की राजनीति से लेकर तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर का देवभूमि झारखंड न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो देवभूमि झारखंड से पहली बार हमारी मुलाकात और साक्षात्कार हो रहा है। मैं अपनी ओर से देवभूमि झारखंड चैनल को बहुत शुभकामना दूंगा कि अभी तो शुरुआती दौर में है, लेकिन यह चैनल यशस्वी बने, झारखंड में इसका नाम हो, यह अपनी ओर से शुभकामना देता है। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी के रूप में श्री संजीत तिवारी जी हैं, वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजनीति में आपका प्रवेश कब कैसे हुआ, कहाँ से आपने राजनीति की यात्रा शुरुआत की? पहले तो जैसा कि आपने बतलाया, छात्र संघ का अध्यक्ष RSP कॉलेज झरिया में रहे। उसके बाद विद्यार्थी जीवन से निकलने के बाद यहाँ म्यूनसिपैलिटी के वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़े और शुरुआती दौर में ही जनसंघ से जुटे। फिर जनसंघ से जुटने के बाद यह रहा होगा 70 का दशक। फिर जनता पार्टी, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद बनी, उस जनता पार्टी में सब समाहित हो गए। जो भारतीय जनसंघ भी, समाजवादी पार्टी है, तो हम लोग जनता पार्टी में आ गए। फिर जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी उससे अलग एक पार्टी बनी। उस समय मैं जनता पार्टी में ही रह गया और जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष था। जिला का अध्यक्ष रहे। फिर 90 के सन 90 में भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए और वहाँ से सन 95 के चुनाव को लड़ने का काम किए। उसके पूर्व जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का धनबाद जिला का बने और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का धनबाद जिला अध्यक्ष भी रहने का सौभाग्य प्राप्त
हुआ। 95 के चुनाव को पार्टी ने दिया। पार्टी हमारे को कभी 2 नंबर में धनबाद में नहीं कर सका, लेकिन उस समय एक बहुत विषाक्त वातावरण धनबाद का था। लालू जी का राज था और अंधेर गर्दी पूरे धनबाद में थी। उससे मुक्ति धनबाद के लोग चाहते थे और धनबाद के लोगों ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम 95 में किया और 95 से जो हमारी विजय हुई वह 2000 में भी विजय हुई, 2005 में भी विजय हुई। 2009 में जब लोकसभा का चुनाव विपरीत परिस्थितियों में मिला हमें भारतीय जनता पार्टी का टिकट, क्योंकि आप जानते हैं कि 2004 में सिर्फ एक लोकसभा भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में जीती। वो बाबूलाल मरांडी जी जीते थे और वो बाबूलाल मरांडी जी भी पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बना लिए थे। लेकिन अलग पार्टी बनाने के बाद कहूँ तो शून्य हो गया भाजपा। अब उसी कालखंड में हमें प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी मिली। 7 से 9 के बीच हम लोगों ने 14 दिनों तक राष्ट्रपति शासन था, राजभवन को घेरने का काम किया और लाखों कार्यकर्ता हर एक जिला से, यह 10,000 15,000 की संख्या में जाकर प्रतिदिन वह राजभवन को घेरने का काम, उस समय जो भ्रष्टाचार फैली हुई थी राष्ट्रपति शासन में भी, राष्ट्रपति शासन के पूर्व भी, तो उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम किए और उसका परिणति भी आया। 2009 के चुनाव में एक जहां हम शून्य थे तो उस समय हम 7 सीट जीतने का काम किए। तो निश्चित रूप से एक लंबी यात्रा है राजनीति का और लंबी यात्रा को तय कर यहाँ तक पहुँचे। अभी भाजपा का सांगठनिक चुनाव चल रहा है, जहाँ इतना पार्टी इतनी मजबूत है, झारखंड में रही है और ऐसा क्या है कि वह की पार्टी में स्थिति है कि आधा सदन जाने के बाद, सत्र जब आधा चल चुका तब नेता प्रतिपक्ष, पहले विधायक दल के नेता फिर नेता प्रतिपक्ष चुना गया। प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय अभी तक नहीं हो पा रहा है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो ये वहाँ को स्थिति क्या है पार्टी में? लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चुनाव या केंद्रीय नेतृत्व ने एक दिन में आकर यहाँ संपन्न करवा दिया। अब यह निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को समय को तय करना, किस समय हम इस निर्णय को लेंगे, कौन समय हमें उचित होगा, यह केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। दूसरी बात है कि जो संगठन महापर्व जिसके बारे में आपने पूछा कि पूरे देश में चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और संविधान के अनुसार 50% से अधिक राज्यों में अगर चुनाव हो जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है कि 50% है। और यहाँ भी झारखंड में लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाग ले सकें, इसके लिए उसके पूर्व भी संगठन का चुनाव हो। अभी हम लोग पहले लोकसभा चुनाव देखे, फिर विधानसभा चुनाव देखे। तो लोकसभा चुनाव में गिरावट रहा, भाजपा का जो प्रदर्शन रहा वो आशानुरूप नहीं रहा। पिछला जो आंकड़ा था उसको नहीं मेंटेन कर पाए। विधानसभा चुनाव में और भी स्थिति खराब हो गई। तो आप पार्टी के गार्जियन हैं, सीनियर लीडर हैं, आपके मुताबिक ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो भाजपा झारखंड में इतनी कमजोर दिख रही है? भाजपा का वोट विधानसभा के चुनाव में पड़ा
और करीब करीब लोकसभा के चुनाव में भी यथावत स्थिति अगर शेड्यूल एरिया के सीटों को छोड़ दिया जाए, जो आदिवासी सीट है, तो जो पूर्वत हम लोगों ने उपलब्धि हासिल किया, निश्चित रूप से समय समय पर राजनीति का वातावरण बदलता रहता है। कई फैक्टर हुए इस चुनाव में जिसके वजह से वोट बढ़ा विधानसभा के चुनाव में, लेकिन सीट घटा। तो उसके बारे में पार्टी अपना विचार मंथन कर रही है कि हम आगे के दिनों में कैसे पार्टी को सुदृढ़ करें। वोट तो बढ़ा गया, आप बात कर रहे हैं वोट प्रतिशत का, तो अगर आपका वोट प्रतिशत बढ़ा तो आपसे बहुत ज़्यादा वोट प्रतिशत झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका अलायंस का बढ़ा। वह हमने आधार नहीं खोया है। यहाँ झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और सब दल मिलाकर, तो अगर दूसरा कोई है दल तो वह भारतीय जनता पार्टी है। तो आधार हमने नहीं खोया है। और यह 2-4% हर एक इधर से उधर हो जाए तो रिजल्ट 1-2% में ही रिजल्ट जो है उल्टा हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी विचार मंथन कर और किस तरह से आगे के दिनों में जो सामने प्रतिद्वंदी दल है उससे अधिक वोट हम प्राप्त करें। समस्या यहाँ नहीं है कि हम वोट में पीछे गए, समस्या यह है कि हमारे प्रतिद्वंदी हमसे ज़्यादा वोट लाए। तो अब हमारे प्रतिद्वंदी अगर ज़्यादा वोट लाए तो उनसे हम ज़्यादा वोट किस तरह से लाएं, इसके लिए विचार। इसके लिए क्या एनडीए का जो यात्रा है उसमें और दलों को शामिल किया जा सकता है, करना चाहिए झारखंड में? जैसे आपके पास तो अगर देखा जाए तो एक आजसू है जो कि अपना बेस वोट बैंक खो चुकी है। इस चुनाव में दिखा उनका वोट चला गया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो एक नए यंग लीडर उभरे हैं, उनके साथ चला गया। वह तात्कालिक है, अस्थायी नहीं। जयराम जी का वोट तात्कालिक है, वह स्थायी नहीं। और ऐसे भी आप अगर झारखंड के इतिहास को देखें या जो जात आधारित मतदाता है वह टिकाऊ नहीं होता। समय समय पर वह निर्णय एक आता है, जो उफान आता है कभी कभी, और लेकिन वह सोडा वाटर के जैसा है कि वह उफान अस्थायी नहीं रहता है। तो निश्चित रूप से उनके क्रियाकलापों का भी जनता आकलन करेगी। अब आपका मुझे लगता है कि घुमाकर प्रश्न यही है कि सुदेश महतो जी का जो आधार वोट था उसको जयराम जी ने ले लिया। यही है। तो कई प्रकार के नेतृत्व आए हैं इस समाज में भी। यह 10 वर्षों में नेतृत्व बदलता रहा है। कभी किसी जमाने में शैलेंद्र महतो जी हुआ करते थे एक छत्र, किसी जमाने में सुदेश हुए, किसी जमाने में ये हुए। तो यह सब राजनीति में चलता रहता है और यह अस्थायी नहीं है, क्योंकि पूर्व के नेताओं के लिए अस्थायी नहीं रहा है। और उधर सुधीर महतो और उनके साथ तो कई इधर तो अस्थायी रूप से किसी के साथ नहीं रहा है, आगे नहीं गया। तो नए सहयोगी ग्रुप में जयराम को शामिल करना चाहिए क्या एनडीए में? तो अभी कोई चुनाव का अभी वक्त नहीं है, और जब समय आएगा उस समय पार्टी आता है। अभी सुदेश महतो के साथ अलायंस रहना चाहिए कंटिन्यू। सुदेश महतो तो हमारा अस्थायी मित्र है, इससे अस्थायी मित्र है। इससे सुदेश महतो
से अलायंस न रहे तो इसका कोई तो एक अघोषित रूप से भाजपा का जो निर्णय रहा कि 70+ या 75+ के लोगों को टिकट नहीं दें, जिसका शिकार आप भी हुए, जबकि आप इसके पहले के चुनाव में 2019 के चुनाव में हमको जहाँ तक याद है कि पूरे झारखंड में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसद आप थे, और अगला चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला और दूसरा दिन को प्रत्याशी बनाया ढुलू महतो को, वो जीते जरूर भाजपा से, लेकिन वो जो मार्जिन था आपका वो बहुत घट गया। हमको बताया कि 3.5 लाख से करीबन आसपास। देखिए 3 लाख। दो बात आपके प्रश्न में, दो बातें। एक बात है कि उम्र के वजह से तो ऐसा कोई उम्र हमसे बड़े लोगों का भी, यानी बड़े उम्र वाले को भी पार्टी ने चुनाव लगाया। हम तो उस समय 75 के भी नहीं, 74 लेकिन तो यह पार्टी का निर्णय होता है, किसे चुनाव लड़ा है किसे न लड़ा है। इसमें पार्टी का कई तरह की बातें होती है जिसमें निर्णय पार्टी लेती है। और दूसरा प्रश्न है कि वोट घट गया, तो वोट घटना बढ़ना तो यह अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन अच्छी विजय हुई ये तो स्वीकार करना है। विजय हुई है। भाजपा को आज ऐसा कौन सा मुद्दा, जैसे कि पहले आप लोग लेके आए हेमंत सोरेन और उनकी टीम का भ्रष्टाचार, लोकसभा चुनाव में आप इस इशू पे लड़े जो आपका नहीं कामयाब हुआ, फिर विधानसभा चुनाव में आप बांग्लादेशी घुसपैठ इसको मुद्दा बनाए, ये भी आपका नहीं फिट बैठा। तो आने वाले समय में भाजपा को ऐसा कौन सा मुद्दा खड़ा करना चाहिए जिसके बल पर वो जेएमएम पर देखिए सफलता की राजनीति करता है, वो है सबको साथ लेने वाली पार्टी है। झारखंड का इक्वेशन आप देख रहे हैं, हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें विश्वास नहीं। कई मुद्दे हैं जहां जेएमएम और यूपीए के घटक अनिर्णय की स्थिति में, सड़क बनाना, पानी की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना एक मुद्दा है। तो उसमें यह भ्रष्टाचार इस सरकार में है, यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। अब उसको सही ढंग से उजागर कर लोगों को विश्वास पैदा करना, यह हमारा काम है कि हाँ यह भ्रष्ट सरकार कहाँ भ्रष्टाचार किया, कहाँ लूट रहा है, कोयला लूट करवा रहा है, बालू लूट करवा रहा है, पत्थर लूट करवा रहा है, आयरन और लूट करवा रहा है। यह हमारा काम है जनता को कि ऐसी सरकार से मुक्त होना चाहिए झारखंड को, नहीं तो झारखंड के आर्थिक स्रोत या हम किसी व्यक्ति का आर्थिक स्रोत नहीं है। अगर यहाँ कोई बालू से कमाई होगी और सरकारी खजाने में जाएगी, कोयला के जो लूट हो रही है उसका जीएसटी मिले, उसका रॉयल्टी मिले और राज्य के खजाने में जाए और उससे राज्य का विकास हो। तो इसमें जो लोगों के बीच जाकर यह समझाना जनता के बीच कि तुम्हारे पैसे का लूट हो रहा है, यह बीसीसीएल का नहीं लूट हो रहा है, ये हमारे पैसे का लूट हो रहा है। या कोई अगर बालू तस्करी से सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है, पत्थर तस्करी से सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है,
आयरन और के तस्करी से सरकारी खजाने में यह हमारा पैसा जा रहा है। अगर यह भावना यह लोग समझते हैं कि हमारा नहीं जा रहा है, ये तो यह सरकार भारत सरकार का जा रही है। भारत सरकार का तो दूरगामी परिणाम आएगा। अभी मान लीजिए कि 5 लाख मिलियन टन है कोयला, अभी हम निकाल रहे हैं 5 लाख मिलियन टन, निकालने में 50 वर्ष लगेगा। और 50 वर्ष के बीच जो 10 वर्षों का कोयला अगर आज चोरी हो जाता है, फिर 50 वर्ष के बाद वाली सरकार सोचेगी कि हम कहाँ से कोयला की व्यवस्था करें। लेकिन उससे जो आमदनी हमें होना चाहिए वो हमारे खजाने में आ जाएगा। राज्य के खजाने में, राज्य में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था, उसमें यह सरकार अक्षम साबित हो रही है। हेमंत सोरेन, आपके बात से हमको जो समझ में आया तो वो ये लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रहा, प्रदेश नेतृत्व चुनाव के पूर्व इस बात को जनता के बीच में स्थापित नहीं कर सका कि यह सरकार में भ्रष्टाचार है, लूट है। और एक मुद्दा पर जोर जरूर दिया हमारी पार्टी ने, बांग्लादेशी घुसपैठ एक मुद्दा है, लेकिन यह जो स्थापित होना चाहिए कि हेमंत सोरेन का 5 वर्ष जो सरकार चली वो भ्रष्ट सरकार थी, इसको जनता में विश्वास दिलाने में कहीं न कहीं हम असफल हुए। ये जो डेमोग्राफी चेंज के बाद भारतीय जनता पार्टी करती है कि संथाल परिणाम से सब जगह जो बांग्लादेशी घुसपैठ आए उससे डेमोग्राफी चेंज हो गया। ये लोग मुस्लिम आबादी काफ़ी बढ़ गई और बनस्पत संथालों का हो रही है। इसके काउंटर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री हैं वो सदन में बोले हैं कि आपको तो ये दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता है कि धनबाद, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग यहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज हो गया, जो बाहर से लोग आके बस गए, ये वो काउंटर अटैक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इस पर क्या है? यह मौलिक रूप से धनबाद हो, जमशेदपुर हो, रांची हो या जहाँ भी इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ रोजी का व्यवस्था, तो वहाँ भारतीय आकर बस रहे, विदेशी आकर नहीं। विदेशी और यह जो मुद्दा कर रहे हैं कि वहाँ आपको नहीं दिख रहा है, वो अगर भारतीय रहते तो कोई संकट नहीं। अगर मुजफ्फरनगर से आकर आ जाते संथाल के नाम में क्या दिक्कत? मुस्लिम भी होते तो कोई होते देश का नागरिक का एक, यह तो हमारा संविधान के अधिकार है और उस अधिकार में जो कमी थी जम्मू कश्मीर में, उसको मोदी सरकार ने पूरा किया। तो वहाँ भी जाकर बस सकते हैं कश्मीर हैं। जी, वहाँ तो कश्मीर में मुसलमानों को भी नहीं अनुमति थी, जो बाहरी मुसलमान है उसको अधिकार दिया मोदी सरकार ने। जाके आप कश्मीर में भी बस सकते हैं, कहीं भी पूरे देश में। हाँ, अगर देश के कोई भी व्यक्ति आता और यहाँ रहता तो किसको क्या दिक्कत? लेकिन आसाम में, झारखंड में, इधर कई राज्यों में बांग्लादेशी आकर डेमोग्राफी को बदल दे। इसके लिए आप राज्य सरकार को दोषी मानते हैं कि केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं? सीमा किसके जिम्मा है? यह जिम्मा जब सीमा सील नहीं है, सीमा सील नहीं है
और यहाँ जो आ रहा है उसको हम सब सुविधा दे रहे हैं। तो सुविधा क्यों दे रहे हैं? अगर अवैध रूप से तो अमेरिका में घुस गया, हथकड़े बांध के पहुंचा दिया है वो तो कितने दिनों के बाद सरकार बदली तब कितने दिनों के बाद पहुंचा खोजना शुरू किया। तो अगर यहाँ आ जाता है और सबको आधार कार्ड बना दे रहे हैं, सबको मुहैया योजना का फायदा दे रहे हैं, सबको ये अन्न में का मुफ्त में जो है दे रहे हैं, तो यह सुविधा तो बंद करेगा। जो यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, इस विषय में आप उलझन में फंसने का यह सील जब हो जाएगा सीमा से तो एक व्यवस्था धीरे धीरे हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व जो है या उसको क्या मैसेज देंगे, कैसे इस सरकार के खिलाफ जो है? अभी तो संगठन का महापर्व चल रहा है, नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, उनके किस रास्ते को तय करते हैं उसके बाद का विषय है। अगर सही दिशा में चलते हैं तो फिर कोई सुझाव देने की जरूरत। एक ये भी मांग आपके समर्थक कर रहे हैं कि आपके जैसे सीनियर आदमी को प्रदेश में बनाए, तो आप ये सब उनकी भावना है, आप उनकी भावना का कदर करते हैं, लेकिन इस दौर में ना हम हैं या दूर दूर तक सोचते हैं। क्यों नहीं बनना चाहते हैं? क्यों बन गया? आप तो आप का व्यक्तित्व ऐसा है कि सबको आपको एक्सेप्टेंस है इस दौर में प्रदेश अध्यक्ष के दौर में। अच्छा, कोयला बालू लूट जो भी है, कोयला लूट, इसमें तो भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधि लोग भी हैं। मुझे पता नहीं है, पहले आप बोलते रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि आज के दिन क्या है, आपकी जानकारी में हो कि उसको उजागर कीजिए। चुनाव के समय आपका बयान आया था कुछ, चुनाव के समय कई चुनाव के बाद बयान आया था, जब सांसद जी ने कहा कि पुराने सांसद की तरह मैं सोया नहीं हूँ। उस समय मैंने कहा था कि जागरूक होकर मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। ऐसे रात भर का मैं जगा रहूँ, टॉयलेट घूमता रहूँ। एक सबका सी समय है, काम करने का समय है, डे एंड नाइट शिफ्ट, इमरजेंसी में नाइट शिफ्ट भी आदमी काम करता है। हाँ, लेकिन रोज मरने का पाठ नहीं है, तीनों से काम आप ही कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोगों ने अपने विरासत को आगे बढ़ाया, इन्हीं का बहू चुनाव में भी जीती थी, कहीं भाई कहीं बेटा। आप अपने विरासत को, अपने परिवार से किसी को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया? हमने थोपा नहीं, अपने बेटा को, और मुझे गर्व होता है अपने बल पर अपना नौकरी कर रहा है। शायद कोई राजनीति का बेटा उतना तनख्वाह नहीं पाता, कोई राजनीति का बेटा झारखंड में
तो उन लोगों की मजबूरी हो जाती है, क्या करें, राजनीति में लोग कुछ नहीं करता है इसलिए राजनीति में। हाँ। हमारा एक बेटा को जानता ही है, तो कागज करता है, वो अपने ढंग से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर है। इसमें हमारा कोई वकील नहीं कर सकते कि आपका कोई योगदान नहीं है, वो उनका अपना वोट देने के लिए इन्होंने आग्रह किया, तो अपना उन लोग की इच्छा होगी, उन लोग का वो अपना राजनीति में, लेकिन हमने स्थापित किया यह सिद्धांत के विपरीत हम करेगा, आपने देखिए। और बहुत लोगों की तो मजबूरी है, बेटा बेटी को लॉन्च करना मजबूरी है। अब हेमंत जी को लॉन्च करना ये शिबू सोरेन जी की मजबूरी थी, नहीं तो करता क्या। और ये पूर्णिमा दास, रघुवर दास जी की जो बहू है, वो भी किसी मजबूरी में लॉन्च किए हैं क्या? तो घर की बहू है, घर की बहू है, और परिस्थिति बस चुनाव लड़ रहे हैं। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना रहे हैं। अब हेमंत शिबू सोरेन के मामले में कुछ बोलते हैं, रघुवर दास जी के मामले में कुछ बोलते हैं। वो तो घर की बहू है, कुछ भी नहीं कर रही थी। ये यहाँ भी कोई विधायक भी बने हैं तो कोई कमाने खाने के लिए नहीं बनी। मैंने कहा कि हेमंत सोरेन करते क्या, अपने परिवार को चलाने के लिए व्यवस्था क्या करते, यह परिस्थिति तो नहीं है रघुवर जी के बहू के साथ। तो घर की बहू है, उनके हस्बैंड, उनके वो लोग घर के चलाने का काम, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हमारी बातों में कहीं डबल स्टैंडर्ड, मैंने सीधा उदाहरण दिया है हेमंत जी के अकेला एक एग्जाम्पल है। हाँ, एग्जाम्पल। राजनाथ जी की भी बेटा अरे वो कोई जी का बेटा है, मैं 30-40 MP के साथ बैठा था, वहाँ एक ग्रुप में कोई मिनिस्टर के यहाँ भोजन होगा, भोजन के पूर्व सब परिवार के बारे में एक दूसरे को जाने दो। मैंने अपने परिवार के बारे में बताया और लोग बताया, कोई का नहीं सुना कि कहीं पर सब ज्यादातर वो पिताजी के सहयोगी के रूप में राजनीति। अच्छा, आप जो इस सेक्टर में यहाँ पर रुकते हैं, आप ये बताइए कि आपका क्या सुझाव है। प्रदेश अध्यक्ष आपको बनना नहीं है ना, तो झारखंड में अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप चुनाव का आधार माने तो सीट की संख्या को, तो किनको बनाया जाना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष? नया तेवर दे सके। अभी लोगों की सहमति के आधार पर जिला अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि चुना जाएगा, फिर केंद्रीय नेतृत्व, सबके सुझाव पर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, हमारे सुझाव पर नहीं बनेगा। एक आरोप लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष बराबर जो है भारतीय जनता पार्टी अधिकांश जो है आंकड़ों को बैठाती है प्रदेश अध्यक्ष पे। मैंने अगर ट्राइबल 2 छोड़ दीजिए और रघुवर दास जी बने हैं, इसको देखते हुए OBC से प्रदेश अध्यक्ष देने की मांग लोग करते हैं, कार्यकर्ता। इसको तरह से बताइए। कहे ना कि सबका आकलन कर कर
पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया। और इसी का बने या कोई बने, जात पात में तो भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। अब तो खूब कर रही है, पहले नहीं करते थे। आप राजनीति नहीं करते हैं जात पात का, आप जात पात की राजनीति आप कभी जीवन में नहीं किए, लेकिन आज तो अब ये कह रहे हैं आजकल खुद के ओबीसी से लेकर सब राजनीति हो रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में भी, तो क्या ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष ही दिया जाए, ये सही डिमांड है क्या? अब यह तो कहे ना कि सारी परिस्थितियों का आकलन कर पार्टी निर्णय करे। आप सुझाव दीजिए। अभी बिना मांगे हुए सुझाव कहें दे, यह नीति नहीं करता है, नीति शास्त्र के अनुसार नहीं है कि कोई पूछे नहीं तो अपने से सुझाव देते रहे। मांगेगी पार्टी तो देंगे, हाँ। पार्टी मांगेगी। यह नीति शास्त्र नहीं करता है। कोई इस तरह का सुझाव मांगा नहीं गया है। अभी समय भी नहीं आया है, अभी तो मंडल अध्यक्ष का हो रहा है, अभी मंडल अध्यक्ष का फाइनल नहीं हुआ है, जिला अध्यक्ष का फाइनल होगा, तब प्रदेश अध्यक्ष का होगा। अभी समय। एक बात ये भी कार्यकर्ता आपके गांव देहात में करते हैं कि लीडरशिप जो बाहर से लाके यहाँ पर दिया गया प्रभारी इन लोगों को, आसाम के मुख्यमंत्री हो गए और तो इस कारण जो है इसका भाजपा को नुकसान हुआ। अगर झारखंड का कोई नेता आप हो, बाबूलाल जी हो, अर्जुन मुंडा जी को जो होता है, अगर उनको प्रमोट करता तो वो ज़्यादा यहाँ पर उचित होता है। प्रजोग हुआ, प्रजोग फेल हुआ, उससे पार्टी को सीख मिली होगी, आगे उसमें एक प्रजोग हुआ, सफल नहीं रहा। सफल नहीं हुआ। राजनीति तो संभावनाओं का खेल, राजनीति में कभी भी कि यही या हम काम करेंगे या बोलेंगे तो हमें सफलता ही मिलेगी। इसलिए राजनीति को कहा जाता है यह संभावनाओं का खेल। ये सब समय दिए हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी ये इंटरव्यू जब वो देखेंगे तो उनको भी काफ़ी कुछ समझने का मौका मिलेगा उनको। इस बीच में एक सवाल और मेरा रह गया जिसको हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, और हमको लगता है कि आपसे बेहतर कोई दूसरा इस मामले में बोल भी नहीं सकता है। अभी बिहार दिवस मनाया जा रहा है, तो हम लोग आज धनबाद हैं, और धनबाद कैसे बंगाल से और धनबाद को बिहार में लाने के लिए, रखने के लिए क्या हुआ था उस दौर में, इसके बारे में जरा बता दीजिए। इसके साथ देखिए 1911 में यहाँ के जो अंग्रेज शासक थे, उस समय लोगों ने मांग उठाया कि बिहार को अलग करो, या ग्रेटर बंगाल स्टेट का नाम था, और ग्रेटर स्टेट, ये ग्रेटर बंगाल से बिहार अलग हो। यह 22 मार्च 2012 को एक साल के आंदोलन के बाद, यह आंदोलन शुरू हुआ था 11 जनवरी 1911 से, और अलग राज्य बना। तो हमें गर्व भी होता है, झारखंड भी जो आज है बिहार में था। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ इतने महापुरुष जन्मे, इतने स्वतंत्रता सेनानी जन्मे हैं, यह देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं। यह बिहार
और गणतंत्र की स्थापना पूरे विश्व में उसका पहला उदाहरण वैशाली का, जहाँ गणतंत्र से शासन चलता था। तो इसलिए यह आंदोलन बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक प्रांत, अंग्रेजों ने अपने शासन उस समय कम पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या कम होगी, और जनसंख्या कम थी तो क्षेत्र बड़ा था। जनसंख्या कम थी उस समय, कितना होगा भारतवर्ष का होगा 15-20 करोड़, 15-20 करोड़ से कम ही होगा। लेकिन क्षेत्र बड़ा था। अब उस दृष्टि से लोगों को कलकत्ता, एक कॉलेज नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे प्रेसिडेंसी कॉलेज यहाँ कलकत्ता में पढ़े, वहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी पटना में, MA करने की व्यवस्था नहीं थी। तो लोगों ने इस सब भावना से किया, दूरी के हिसाब से भी क्षेत्र के लोग कई कारणों से मांग उठी, और यह 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। धनबाद बिहार में रहे, इसके लिए तो आंदोलन भी हुआ था सर। हाँ, बिहार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। क्या हुआ था उसके बारे में? अब जहाँ तक हम लोग भी छोटे थे, 55 की बात है, 56 में धनबाद जिला बना। तो यहाँ के मुख्यमंत्री थे श्री बाबू ने प्रस्ताव रखा कि यह मानभूम जिला था। मानभूम जिसका हेडक्वार्टर पूर्णिया था। हाँ, गोविंदपुर शायद सब डिवीजन था उस टाइम। गोविंदपुर सब डिवीजन था उस टाइम। हाँ, गोविंदपुर सब डिवीजन। तो डॉक्टर BC राय भी बहुत प्रभावशाली मुख्यमंत्री थे बंगाल। तो वो पुरुलिया को कहे कि बंगला भाषी इस पूरे जिला में है, मानभूम जिला में, इसलिए भाषा के आधार पर बंगाल को देना चाहिए। उनके मन में भाव था कि यहाँ कोयला है। 60 के दशक में तो लगा बोकारो बनना शुरू हुआ, सिंदरी खाद कारखाना बन गया था। तो इसको बंगाल में यहाँ आमदनी का स्रोत कोयला, इसका हुआ कि भाषा के आधार पर इसको बंगाल में एक कमीशन बना, और उसको हुआ कि यहाँ से जाएंगे, कमीशन जाएगा धनबाद पुरुलिया होते हुए, और वहाँ देखेगा कि किस भाषा को बोलने वाले लोग। यहाँ BM अग्रवाला जिला परिषद के अध्यक्ष थे। श्री बाबू ने रातों रात यहाँ जितना माइल स्टोन था उस सबका माइल स्टोन बनवा के हिंदी में किलोमीटर, और लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया उस कमीशन के सामने। इसको धनबाद को बिहार में तब उसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि पुरुलिया का ये मानभूम का 2 भाग होगा, एक तो बोकारो और ये धनबाद का इलाका 50 चंदनकारी
बिहार और धनबाद यह धनबाद में आएगा और उधर पुरुलिया और उधर मंगाली लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। आप थे और आपने सुंदर सुंदर प्रश्न अपने किए। पशुपतिनाथ सिंह जी देवभूमि झारखंड में जो समय देने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार